हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए, जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, ये वर्ष 2025-26 के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान का भाग तीन क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 7 बताएंगे। अध्याय 7 में क्या दिया है, जन सुविधाएँ। तो चलिए देखते हैं अध्याय 7 जन सुविधाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है, हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। ए नंबर आयकर से, बी नंबर सीमा शुल्क से, सी नंबर निगम कर से और डी नंबर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर निगम कर से। हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है, तो निगम कर से प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, पोर्तो एलेग्रे में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। ए नंबर यहाँ जल सुविधा पर्याप्त नहीं है, बी नंबर यहाँ जल सुविधा से निजी भागीदारी है, सी नंबर यहाँ पर पर्यावरण अच्छा है और डी नंबर यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, जनसाधारण को जन सुविधाएँ मुहैया कराने का प्रमुख दायित्व है। ए नंबर सरकार का, बी नंबर जन सामान्य का, सी नंबर उद्योगपतियों का, डी नंबर विद्वानों का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सरकार का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। कंपनी के संबंध में सही कथन नहीं है। क्या प्रश्न क्या है, कंपनी के संबंध में सही कथन नहीं है। ए नंबर कंपनी व्यावसायिक संस्था है, बी नंबर इसकी स्थापना निजी व सरकार द्वारा की जाती है, सी नंबर कंपनियों पर स्वामित्व निजी लोगों व सरकार का होता है और डी नंबर टाटा स्टील कंपनी व इंडियन ऑयल कंपनी सरकारी है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसमें जो कंपनी के संबंध में सही कथन नहीं है तो वह है आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रश्न इसका ए नंबर का प्रश्न है, जन सुविधाओं का संबंध हमारी खालिस्तान जरूरतों से होता है। तो इसके खालिस्तान में आ जाएगा मूलभूत सुविधाएं। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान खालिस्तान वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसमें आपके खालिस्तान क्या आ जाएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। कौन, भारतीय संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर सी, भूमिगत जल स्तर में सुधार खालिस्तान आवश्यक है। भूमिगत जल स्थल में सुधार खालिस्तान आवश्यक है। तो इसमें सही खालिस्तान क्या आ जाएगा आपका, वर्षा जल संचय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिन स्थानों पर जल आपूर्ति निजी हाथों में हो वहां पानी की कीमत खालिस्तान होती है। तो इसका खालिस्तान क्या आ जाएगा, अधिक। जिन स्थानों पर जल आपूर्ति निजी हाथों में हो वहां पानी की कीमत अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देश के प्रत्येक नागरिक को खालिस्तान पाने का अधिकार है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा जन सुविधा। देश के प्रत्येक नागरिक को जन सुविधा पाने का अधिकार है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है। उत्तर देखिए इसका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका आशय है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। यह आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते हैं। प्रश्न क्या है, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ का पानी खारा है। मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग शौचालय और साफ सफाई के इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम बताइए। देखिए बच्चों, प्रश्न आपसे क्या किया गया है, दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम बताइए। तो आप किन्हीं भी 3 बीमारियों के नाम बता सकते हैं। जैसे मैंने उत्तर बताया हूँ, दूषित पानी से होने वाली बीमारियाँ
कितनी बीमारियां बताया मैंने? 5 बीमारी। नंबर 1 दस्त, नंबर 2 पेचिस, नंबर 3 हैज़ा, नंबर 4 डायरिया और नंबर 5 मलेरिया। ये जो 5 बीमारियां हैं ये दूषित पानी से होने वाली महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है? तो आप उत्तर बता देंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक व्यय रक्षा, कर्ज, ब्याज भुगतान, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा पर होता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। पानी की कमी की समस्या से गरीबों को क्यों जूझना पड़ता है? तो उत्तर बता देंगे। पानी की कमी या जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, या पानी की कमी की समस्या गरीबों को जूझना पड़ता है क्योंकि जो पानी की कमी का जो बोझ है वो ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं, लेकिन गरीबों को महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती है। यह आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम बताइए। देखिए बच्चों, आपको अपने क्षेत्र में जो जन सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं उनके नाम यहाँ पे बताना है। जैसे मैंने आपको 5 जन सुविधाएं बताया। नंबर 1 बिजली, नंबर 2 सार्वजनिक परिवहन, नंबर 3 विद्यालय, नंबर 4 स्वास्थ्य और नंबर 5 स्वच्छता। ये क्या हो गई? जो आपके क्षेत्र या हमारे क्षेत्र में जो 5 जन सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं वह बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? जन सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका को समझाइए। देखिए, जो जन सुविधाएं उपलब्ध कराती कौन सरकार, उसकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए, उत्तर क्या बताएंगे? पेयजल व्यवस्था, आवास, स्वास्थ्य, संचार के साधन, शिक्षा, बिजली आपूर्ति, परिवहन के साधन इत्यादि मूलभूत सुविधाओं को जन सुविधाएं कहा जाता है। भारतीय संविधान में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है जो सभी नागरिकों को प्राप्त होता है, इसलिए जन सुविधा उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ही इन्हें सस्ती और समतापरक ढंग से लोगों को मुहैया करा सकती है। ये प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है? केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार मीन्स जो हमारे देश में सरकार बनती है वह केंद्र सरकार कहलाती है, राज्य में राज्य सरकार कहलाती है। तो केंद्र सरकार के आय के स्रोत क्या है? तो केंद्र सरकार का आय के स्रोत नंबर 1 आयकर, निगम कर, उधार और कर्ज, और उसके बाद नेक्स्ट है सीमा शुल्क, नंबर 5 प्रत्यक्ष कर, नंबर 6 अप्रत्यक्ष कर और नंबर 7 गैर राजस्व कर। ये जो जितने भी आपको 7 पॉइंट बताए हैं, ये सातों पॉइंट क्या है? केंद्र सरकार की आय के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है? कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। तो देखिए, जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी को नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह कंपनियां अपने लाभ के लिए कार्य करती हैं। कुछ मामलों में निजी कंपनियों ने पानी की कीमत में भारी इजाफा किया, इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों का विशाल प्रदर्शन हुआ। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएं मिल रही हैं। क्या इन जन सुविधाओं में कोई सुधार की आवश्यकता है? देखिए बच्चों, आपको ये पता लगाना है कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएं, यानी सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या इन जन सुविधाओं को सुधार की आवश्यकता है। जैसे आपको सरकार द्वारा कौन सी जन सुविधाएं मिल रही है? पेयजल व्यवस्था, इसमें सुधार की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता है तो यहाँ पे हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं। जैसे मुझे पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिख दिया। आवास, इसमें भी नहीं लिख सकते हैं। आपको आवश्यकता है तो हाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आवास के बाद है संचार के साधन में नहीं, बिजली में हाँ सुधार की आवश्यकता है, सड़क में भी सुधार की आवश्यकता है और सुलभ शौचालय में भी सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 16 था कि पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएं मिल रही हैं, क्या इन जन सुविधाओं में कोई सुधार की आवश्यकता है। तो आप जन सुविधाओं के नाम लिख दीजिए। तो सुधार की आवश्यकता है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? भूमजल। भूमजल यानी भूमि जल, जो भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। भूमजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसे रोकने के लिए अपने सुझाव लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जो भूमि का जल है वो निरंतर उसका जो स्तर है वो क्या होते जा रहा है? गिरते जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए सुझाव।
तो उसके उत्तर में क्या लिख देंगे, भूमि जल का स्तर रोकने के उपाय। नंबर 1, वर्षा के जल का संग्रह करके, जो वर्षा का जल होता है उससे हम क्या करेंगे, संग्रह जमा करके भूमि जल के स्तर को रोक सकते हैं नीचे जाने से। फिर नंबर 2, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाकर। नंबर 3, जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करके। नंबर 4, बोरवेल का उपयोग कम करके। और नंबर 5, तालाब, बांध, मेंढ, बधान बनाकर क्या कर सकते हैं, हम भूमि जल का स्तर लगातार जो नीचे गिर रहा है उसे रोक सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, जल संरक्षण के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, अपने सुझाव लिखिए। तो उत्तर में बता सकते हैं, जल संरक्षण एवं जल की रक्षा के लिए हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं या कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो उत्तर में लिख देंगे, जल संरक्षण के लिए निम्न तरीके अपना सकते हैं। नंबर 1, जल का उपयोग के बाद नल बंद करके। नंबर 2, जल वितरण पाइपों में खुलेपन या लीक की जांच करके। नंबर 3, एकत्रित वर्षा का जल उपयोग करके। नंबर 4, कपड़े, बर्तन आदि धोते और साफ करते समय। नंबर 5, जल एवं उसके संसाधनों की रक्षा करके। इस प्रकार से बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 18 था, जल संरक्षण के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, तो आप बता सकते हैं, अपने आधार पे बता सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 तरीके बताए, आप और जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके तरीके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, एक सामान्य नागरिक के नाते आपकी क्या क्या बुनियादी आवश्यकताएँ लिखिए। तो उत्तर में देखिए, एक सामान्य नागरिक के लिए बिजली, पानी, परिवहन, विद्यालय, यहाँ पे आप कॉमन लगा देंगे, परिवहन, विद्यालय, आवास, कॉलेज आदि बुनियादी आवश्यकता होती हैं। ये सभी आवश्यकताएं सामान्य नागरिक के लिए आवश्यक हैं। तो ये प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 7 जन सुविधाएं से संबंधित जो प्रश्न थे वह आपको हमने बताए। इस अध्याय के प्रश्न के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।